मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। तो पहले देख लेते हैं कि मानसून की स्थिति क्या है और क्या टाइमलाइन होती है कि किस तरह से मानसून आगे बढ़ता है और पूरे भारत को कवर करता है। तो अभी आप सबको पता है कि जो मानसून है वो अभी साउथ अंडमान में ही अटका पड़ा है, यानी 19 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक एक ही जगह पर है और ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। कंडीशन अभी इतनी फेवरेबल नहीं है कि मानसून आगे बढ़ पाए। अभी भी 2 से 3 दिन लग सकते हैं इसको और आगे बढ़ने में। और जो मेनलैंड है भारत का 1 जून को, यानी कि केरल तमिलनाडु के कुछ इलाकों में ये 1 जून को पहुंचता है और 5 जून को आप देखिए ये गोवा से होकर के और पूरे तमिलनाडु को, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा को कवर करता हुआ ये उत्तर पूर्वी राज्यों को कवर कर जाता है और 10 जून को ये मुंबई के आसपास पहुंच जाता है और ये पूरा कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, तेलंगाना के ज़्यादातर इलाके और आंध्र प्रदेश के अधिकांश इलाकों को कवर करता हुआ ये उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को कवर कर जाता है। ये 10 जून तक इतना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता है और 15 जून होते होते ये गुजरात के कुछ हिस्सों को कवर करता हुआ लगभग पूरे महाराष्ट्र को, छत्तीसगढ़ को और उड़ीसा के साथ साथ ये पूरा पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों को कवर कर लेता है। 20 जून को ये गुजरात के आधे हिस्सों को कवर करता हुआ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को कवर करता हुआ उत्तराखंड तक पहुंचता है और 25 तारीख को ये काफ़ी और आगे बढ़ जाता है और 30 जून को ये कम से कम लगभग पूरे आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को कवर कर जाता है। पूरा गुजरात, राजस्थान के जो इलाके हैं, दिल्ली तक पहुँच जाता है। पंजाब और हरियाणा के साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन सबको कवर कर लेता है और 8 जुलाई को ये पूरे भारत को कवर कर लेता है। तो 8 जुलाई को मानसून पूरे भारत को कवर कर जाता है। तो ये इसकी टाइमलाइन होती है, लेकिन ये नॉर्मल डेट्स हैं जो पिछले 50 सालों में इस समय पर यहाँ मानसून पहुँचा है उसका एवरेज डेट निकाली हुई है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी डेट पर ये आगे बढ़े और पहुँचे, क्योंकि मानसून का जो ऑनसेट है अभी थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है और उसमें जो कई वो हैं फैक्टर्स हैं जो उसको वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बार बताया था, लेकिन एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, किन किन जो कारक हैं जो पूरे हो जाते हैं तब जाकर के मानसून के ऑनसेट को डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले जो मौसम विभाग है उसने ये 14 स्टेशन जो बनाए हुए हैं, मिनिकोई, एमनी देवी, ये दोनों लक्षद्वीप में है, तिरुवनंतपुरम, पुनलूर, कोल्लम, आलपुझा, कोट्टयम, कोची, त्रिशूर, कोझिकोटे, थेलास्वामी, कन्नूर, ये सारे जो और कोडुलु, ये सारे इलाके जो हैं वो केरल में है। मैंगलोर जो है वो कोस्टल कर्नाटका में है। इतने जो स्टेशंस हैं इसमें 10 मई के बाद अगर लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश, इसमें से जो 60% स्टेशंस में, मतलब कि लगभग मोटा मोटा मान के चलिए कि 10 स्टेशन में अगर लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होती है तो मानसून डिक्लेयर करने के लिए एक फैक्टर पूरा हो जाता है। ये एक फैक्टर है। उसके बाद और भी कई फैक्टर हैं। अगर हम देखें तो जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनमें अगर हम नज़र डालें तो वो है ये, आप देखिए ये मैप है, ये भारत है, ये श्रीलंका है, ये अरब सागर और हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो 600 हेक्टापास्कल है ये एक तरह से 15,000 फीट के आसपास की जो विंड्स होती हैं वहाँ तक, ये जो देशांतर है देखिए 55 से लेकर के 80 देशांतर और भूमध्य रेखा से लेकर के 10 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश, यानी कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये जो ट्राइंगल है इसमें जो विंड्स है वो पश्चिमी होने चाहिए 15,000 फीट तक और वो ये सारा जो एक तरह से इस इलाके में पश्चिमी हवाएं जब चल जाती हैं ये दूसरा फैक्टर कवर होता है। एक तो मतलब 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश का, और ये दूसरा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर है कि इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखिए कि 5 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के और 10 डिग्री लैटिट्यूड तक, और ये जो है 70 से लेकर के 80 लॉन्गिट्यूड के बीच में ये जो ट्राइंगल बनता है वो रेक्टेंगल बनता है, इसके बीच में यानी कि सरफेस पे 925 HP का मतलब है जो ज़मीनी स्तर पर जो हवाएं हैं वो पश्चिमी होनी चाहिए और 15 से 20 नॉट प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए, यानी कि 30 से लगभग 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही हो पश्चिमी दिशा से। ये तीसरा फैक्टर है। और एक और फैक्टर है जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जो वो 200 से उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये 4 जब फैक्टर कंप्लीट हो जाते हैं तब मानसून को डिक्लेयर किया जाता है
केरल के ऊपर। और उसके बाद ये जो फैक्टर केवल केरल पर ऑनसेट के लिए है, और उसके बाद जो मानसून है वो आगे आगे जैसे जैसे बारिश होती है, जिस तरह से ह्यूमिडिटी बढ़ती है, विंड्स चेंज होती है, उस तरह से मानसून को डिक्लेयर करते चलते हैं। तो इस बार जो मानसून है हमें लग रहा है कि कुछ डिले होगा। जैसे मौसम विभाग ने 4 जून बताया, हमने 7 जून बताया, तो ये 4 जून के बाद कभी भी मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। हालांकि प्री मानसून गतिविधियां मई के एंड में ही केरल और जो तमिलनाडु है और जो कर्नाटक के तटीय इलाके हैं यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो ये अभी तक का मतलब एक तरह से हम बता सकते हैं कि ये सिनारियो बना हुआ है। और इसमें क्या होता है कि जो हवाएं हैं, अगर देखा जाए तो हवाएं वो इस तरह से ये जो भूमध्य रेखा है इसके नीचे हवाएं हैं वो यहाँ चलती है, साउथ ईस्टर्ली चलती है, और यहाँ से ये इक्वेटर को क्रॉस करके इस तरह से घूमती है और साउथ वेस्टर्ली और वेस्टर्ली हो जाती है। तो ये क्या है कि क्रॉस इक्वेटरल फ्लो अभी ऑर्गेनाइज तो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसमें समय लगेगा। और ये जब ऊपर की तरफ आ जाएगा इक्वेटर को क्रॉस करने के, जब ये साउथ वेस्टर्ली विंड हो जाएंगे तो मानसून सेट होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। लेकिन एक जो फैक्टर है जो बारिश का है वो जरूर पहले वो हो जाएगा, यानी कि एक तरह से शुरू हो जाएगा, क्योंकि बारिश की गतिविधियां हमें मई के एंड से ही यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और मानसून आए नहीं आए, बारिश मेन चीज़ है। लेकिन जून में जो ओवरऑल पहले हमने बताया था, जो स्काईमेट ने बताया था कि जो मानसून है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो अगर डिले होता है और आगे प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो हो सकता है कि जून में भी कुछ कमी देखने को मिले। कई मतलब राज्यों में मानसून की प्रोग्रेस में भी कुछ कमी हो सकती है। जब मानसून ऐसे ऑनसेट हो जाएगा उसके बाद में हम इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर पाएंगे और एक तरह से हम कह सकते हैं कि बता पाएंगे। तो इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, आगे 3-4 दिनों का जो मौसम रहने वाला है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ तो आगे निकल रहा है जो पहले था, जो पहाड़ों पर काफ़ी अच्छी बारिश दे रहा है, और एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर बना हुआ है। ये 29 तारीख तक यहाँ पहुंच जाएगा पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में। इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अभी भी पाकिस्तान पंजाब के ऊपर बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा है दिल्ली तक आ रही है, एक ये बलूचिस्तान तक आ रही है। तो अभी भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो जो उत्तरी पंजाब प्रांत है इसका पाकिस्तान का, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होंगी। पहाड़ों पर लगातार बारिश की गतिविधियाँ होती रहेंगी क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, और ये मई के आखिर तक पहाड़ों पर लगातार वेदर एक्टिविटी होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा भारी नहीं होगी, बीच बीच में तेज होगी फिर कम होगी, इस तरह से अप डाउन होता रहेगा। 27-28 में थोड़ी कम हो जाएगी, उसके बाद फिर 29-30 को फिर से बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। पंजाब, हरियाणा और जो उत्तरी राजस्थान है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ होती रहेंगी। कल हमने देखा कि जो बारिश की गतिविधियाँ थी वो नागौर में, पाली में बहुत ज़्यादा अंधड़ और तूफान इतना ज़्यादा था कि भारी नुकसान हुआ है। वहाँ पर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं। कई स्थानों पर ओले गिरे हैं, कई पेड़ उखड़ गए हैं, इलेक्ट्रिक पोल टूटे हैं, और जो ट्रांसफार्मर वगैरह उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो हमारे साथी हैं उन्होंने कईयों ने इस बारे में बताया है जो राजस्थान से हैं, और उन्होंने ये सारा अपडेट दिया है। तो मतलब कि इतना ज़्यादा नुकसान प्री मानसून में कभी कभी हो जाता है जब तेज हवाएं चलती हैं, क्योंकि जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो गरजने वाले बादल बनते हैं वो 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक बन जाते हैं। उसके अंदर जो स्टॉर्म होता है, जो ठंडा स्टॉर्म क्लाउड होता है, उसके अंदर हवाएं एक तरह से सर्कल काटती है, यानी कि ऊपर नीचे चलती हैं। ऊपर जो उसकी स्पीड होती है वो 40 फीट पर सेकेंड होती है, और नीचे का जो डाउन ड्राफ्ट होता है 100 फीट पर सेकेंड होता है। जब ये डिसपेट होता है, यानी कि जब ये हटने लगता है, यानी कि कमज़ोर पड़ने लगता है, तो जो डाउन ड्राफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और बहुत तेज़ हवा छोड़ता है वो, और उससे आंधी आती है और बारिश आती है। और उसमें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक है, 0 डिग्री से भी ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है, तो उसमें आइस क्रिस्टल बन जाते हैं जिससे कि वो ओले भी गिरा पाता है। तो इसीलिए इस तरह की वेदर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, और इससे पक्षियों को, पशुओं को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फसलें गनीमत है कि इस समय नहीं है खेतों में, जैसे नहीं तो फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी अभी भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में रहेगी। राजस्थान में क्या होगा कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान तक बारिश होगी। उसके बाद फिर से एक और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो इसके प्रभाव से एक और इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा जो लगभग इस जगह पर बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा। और ये जब आगे बढ़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा, तो ये राजस्थान के कई इलाकों में, यहाँ से लेकर के इन इलाकों में बारिश और आंधी दे सकता है। यानी कि जैसलमेर से लेकर के जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और ये चूरू, जयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर से लेकर के ये पूरे जो उत्तरी इलाके हैं, जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये सारे इलाके कवर हो जाएंगे। दक्षिणी जो इलाके हैं वहाँ पर अभी भी गनीमत रहेगी, वहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और उसी तरह से गुजरात में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। गुजरात का मौसम गर्म ही रहेगा। और
ये जो मौसमी गतिविधियां हैं ये उत्तर प्रदेश के मध्य भाग तक ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। पूर्वी भागों में बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है क्योंकि वेदर एक्टिविटी वहां तक नहीं पहुंच पा रही। उसी तरह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मौसमी गतिविधियां 24 घंटे के बाद थोड़ा सा कम हो जाएंगी। ये वेदर सिस्टम बहुत ज़्यादा पीछे जो आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका जो असर रहेगा वो जो उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक रहेगा। मध्य प्रदेश के भी कई इलाके यानी कि जो ग्वालियर संभाग है और गुना, शिवपुरी, शाजापुर से लेकर के टीकमगढ़, ये सारे इलाकों में बारिश और धूल भरी आंधी चल सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, तो ये सारे इलाके कवर हो सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी भाग हैं और महाराष्ट्र पूरा, ये लगभग शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा। यहाँ पर मौसमी गतिविधियां हमें ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही हैं। और उसी तरह से पूर्वी भारत में जैसे पहले लग रहा था कि मौसमी गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं, तो अब वहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। तो ये जो मौसमी गतिविधियां हैं वो इस तरह से यानी कि ये पूरे इसको कवर करते हुए ये यहाँ से और यहाँ तक रहेंगी, और उसके बाद ये गंगा पश्चिम बंगाल पे और यहाँ से लेकर के ये पूरा पूर्वोत्तर भारत में रहेगी। यानी पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां होंगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उपहिमाई पश्चिम बंगाल पर बना हुआ है, एक ट्रफ रेखा है जो उड़ीसा तक आ रही है, तो उड़ीसा के तटीय भागों में भी बारिश की गतिविधियां ऑन एंड ऑफ रहेगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये ज्यादातर इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम होंगी, हल्की फुल्की ही रहेंगी, और जो मध्य प्रदेश के भी उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहने वाली है। तो और जो बिहार, झारखंड है, यहाँ पर भी अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, हल्की फुल्की बारिश होगी। पिछले 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई है कई इलाकों में, लेकिन अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम होने की संभावना है। हल्की बारिश की संभावना ही यहाँ पर नजर आ रही है। और जो और दक्षिण में चले तो महाराष्ट्र के जो कुछ इलाके हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2-3 दिन के अंदर जो मुंबई से लेकर के जो गोवा तक बहुत हल्की बारिश यानी छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं 1-2 दिनों के दौरान में। लेकिन बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि बादल वगैरह छाएंगे, 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जना जैसे हो जाएगी या बूंदाबांदी हो सकती है। तो जो कोई बड़ी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। यानी महाराष्ट्र लगभग शुष्क रहेगा। तेलंगाना के भी ज़्यादातर इलाके सूखे ही रहेंगे। ये एक ट्रफ रेखा आप देखेंगे, ये देखिए आप, ये कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु तक आ रही है। तो दक्षिणी कर्नाटक में, बेंगलुरु वगैरह में बारिश की गतिविधियां लगातार हो रही हैं। तो दक्षिणी कर्नाटका में, दक्षिणी कोस्टल कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु में, रायलसीमा में, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। उड़ीसा और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश रहेगी। तेलंगाना के कुछ इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां रह सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका लगभग शुष्क ही बना रहेगा। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, हल्की फुल्की बारिश की संभावना ही नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम लगातार अपडेट आपसे साझा करते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।